ही मेरे साथ नेता बीजेपी इस वक्त जुड़ रहे हैं, मयंक शुक्ला प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जस्टिस एसएन ढींगरा पूर्व जज दिल्ली हाई कोर्ट, अश्विनी दुबे भी मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। आप चारों का बहुत स्वागत है। लेकिन अश्विनी शाही, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगा। कल योगी आदित्यनाथ को सुना और इससे पहले कई मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ को सुना है। योगी आदित्यनाथ को सुनकर एक बात तो समझ में आई कि वो बीच का रास्ता लेते हुए नहीं दिखाई देते। कोई नाराज होगा नहीं होगा, वोट आएंगे या नहीं आएंगे, वो जो बोलते हैं कड़वा बोलने से भी परहेज नहीं करते। वो क्या है ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो उन्हें पता लग सका या सरकार को पता चला तो वो अपना एक तरीके से आपा कल खो बैठे? राजीव जी, कहीं आपा नहीं खोया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सच्चाई बताई, देश को यथार्थ बताया, सदन को एक सच्चाई बताई कि देश में हिंदू होना सांप्रदायिक हो गया है विरोधी दलों के लिए, और बाकी सभी लोग फ्रॉड सेकुलरिज्म वाले हैं जो सेकुलरिज्म के पुरोधा बनते हैं। वो उन्होंने सच्चाई बताई कि 47 से लेकर और अब तक 209 लोगों की वहां पर निर्मम हत्या हो चुकी है। किसी ने आवाज कभी उठाई क्या? नहीं उठाई। इस देश में एक मुस्लिम मर जाता है तो अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक पूरा कुनबा चीखना शुरू कर देता है। लेकिन किसी ने कभी की ये बात कही कि बनवारी लाल जो मुस्लिम मोहल्ले में अपनी फैक्ट्री चलाते थे और घर से जब निकले वहां पर तो लोगों ने मना किया कि न जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुस्लिम तो हमारे भाई हैं। लेकिन वहां जब फैक्ट्री जाते हैं तो उसी भाई लोगों ने चारा समझकर उनको और 6 लोगों को जिंदा जला दिया। कभी कोई चर्चा होती है? राम गोपाल की कभी चर्चा किसी के मुंह से सुना? आपने एक ट्वीट भी देखा? लेकिन यहां लोग जो गिद्ध हैं, ओट के गिद्ध के रूप में हर जगह तुष्टीकरण करने पहुंच जाते हैं। मंगेश डाकू के घर पर उनको बुलाकर अपने घर पर मिलते हैं, लेकिन दूसरे से नहीं मिलते हैं, कहीं भी न जाते हैं। तो ये इतिहास बताता है वही सच्चाई कल सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा कि उन दंगों की भेंट चढ़े लोगों की एक बार कम से कम कोई याद तो करे। तो हम हैं याद करने वाले। जिसको एकदम किनारे कर दिया गया था उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। और वो दिख रहा है कि जिस तरीके से ये लोग विरोध करते रहे, आज वहां पर मंदिर मिल रहे हैं, कुआं जिसका स्कंद पुराण में जिक्र है कि 22 या 65 कूप हैं, वो सब वहां दिखा है और दिख रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से देश को सच्चाई बताई है, कोई बौखलाहट नहीं, बड़े निश्चिंतता से बताया। याद करिए वो दिन जब इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जितने गुंडे, बदमाश और माफिया समाजवादी पार्टी के द्वारा पाले गए थे उनको मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी में मिलाया गया उत्तर प्रदेश में। तभी 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की बात यहां होती है। ठीक है, तो ये सच्चाई रखते हैं, वो बड़े साफ हृदय से सच्चाई रखते हैं। चलिए, वो साफ हृदय से सच्चाई रखते हैं, सरकार के मुखिया हैं, जाहिर तौर पर एजेंसीज उनको रिपोर्ट करती हैं तो उनके पास कुछ ऐसी बातें जरूर पहुंची होंगी जो कि उन्होंने खुलकर तो नहीं बताई, लेकिन ये जरूर कहा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और वो जमीन पर किसी न किसी रूप में दिख जरूर रहा है। मैं मयंक शुक्ला का रुख करूंगा। जस्टिस एसएन ढींगरा मेरे साथ पूर्व जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट जुड़े हुए हैं। जस्टिस एसएन ढींगरा, आपने समय निकाला, आपके पास आता हूं सवाल के साथ, समझूंगा आपसे इस पूरे मुद्दे को। लेकिन मयंक शुक्ला, अखिलेश यादव ने जवाब जब दिया है, अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि हम इतिहास के पन्ने नहीं पलटते, हम भविष्य को संवारते हैं। मेरा सवाल सीधा सा, अगर वर्तमान की बात छोड़ें, भविष्य की बात छोड़ें, अगर इतिहास में अन्याय हुआ है तो उस गलती को सुधारा भी नहीं जाना चाहिए क्या, केवल भविष्य के पन्ने देखने के लिए? देखिए, अश्विनी शाही जी ने कहा गिद्ध, तो गिद्ध कौन है मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूं। दंगे करवा के लाशों के हवाले प्रदेश को कर देना, ये गिद्ध का काम होता है, ये आम आदमी का काम नहीं होता है। और ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म इस देश की आत्मा है और इस देश की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना भी है। मुझे लगता है कि भाजपा के लोग संविधान नहीं मानते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल अभी अश्विनी शाही जी ने दे दिया। और सरकार दंगे करवा रही है क्योंकि सरकार बचाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ को पता है कि 37 सीटों के साथ जो समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है, वो 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, ठीक है, आपकी सरकार बनेगी, मुद्दे पर आ जाए करेंगे। अब मैं आपको बताऊं, ये गुंडे बदमाश पालने का काम भाजपा हमेशा से करती आई है, दंगे करवाने का काम भाजपा हमेशा से करती आई है, और इनका काम ही है दंगों के माध्यम से अपने सरकार को मजबूत करना है। योगी आदित्यनाथ उसी परंपरा तो संभल में जो कुछ भी हुआ वो उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया, आपका यह कहना है?
आप बताइए, 19 तारीख को कोई कोर्ट में एक वाद जारी होता है, वकील साहब भी मौजूद है, जज साहब भी मौजूद हैं। उस वाद पे उसी दिन फैसला आता है, कोई नकल नहीं मांगी जाती है। उस नकल को मतलब वो नकल भी उपलब्ध हो जाती है, बल्कि एक प्रोसीजर होता है, इमरजेंसी होती है तो 24 घंटे मिलती है। अगले दिन वो कागज लेके वहां पहुंच जाते हैं सारे डीएम कमिश्नर और सारे अधिकारी, और वहां पे जाके सर्वे करते, सर्वे हो जाता है। मगर भाजपा को कैसे चैन आ जाता, क्योंकि वहां पे जो शाही इमाम थे उन्होंने सर्वे में पूरा सहयोग किया, पूरा सर्वे करा दिया, मगर भाजपा को चैन नहीं आया क्योंकि बवाल नहीं हुआ तो उनका काम नहीं चलना था। तो फिर दोबारा सर्वे कराने की कोशिश की गई सुबह 7 बजे, और वहां पे जिन लोगों को, क्योंकि भगवान के नाम से कई बार लोग दल बना लेते हैं तो मुझे कष्ट होता है, बजरंग दल के लोग वहां पे जाके नारे लगाते हैं। क्या उनपे एफआईआर हुई अभी तक? वो बवाल कराने का पूरा लेकिन आरोप तो बर्क साहब पर भी है ना कि उन्होंने तकरीर दी वहां पर जो आपकी ही पार्टी से हैं और चीजें उसके बाद बिगड़ी। आरोप बर्क साहब तो पहली बात थे ही नहीं, वो तो हैदराबाद में थे। ये तो अभी जांच में सब पता चल जाएगा। मैं आपको वो तो स्पष्ट है, वो तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि वो थे ही नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जब वहां पे बवाल हुआ तो जो यथार्थ दिख रहा है, जो लोग बवाल करा रहे हैं उन पे अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, और जो उनके लोग भाजपा ने जो सेटिंग करा के बवाल कराया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और देश का नागरिक, हर आदमी देश का नागरिक है, सबके समान अधिकार हैं, और अधिकारों के लिए अगर कोई बात करता है तो उसे होना चाहिए। यही तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल खुलकर कहा कि इतने दिनों तक 209 हिंदू अगर मारे गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, इस बवाल के बाद राजनीति जरूर चमकाने लगे। मैं आपको वक्त दे चुका हूं। अब जस्टिस हसन ढींगरा के पास जाऊंगा। जस्टिस हसन ढींगरा, अभी आपने मयंक जी को सुना, उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई को लेकर भी बात कही। अश्विनी दुबे अभी मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, मैं चाहूंगा जुड़ गए। अश्विनी दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जस्टिस हसन ढींगरा, कोर्ट की कार्रवाई और राजनीतिक दलों की अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश, यहां पर कोर्ट की कार्रवाई के बाद चीजें की गई, इसे माना जाए, या ये जैसे विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट में ये चीज अचानक हो गई, ये चीज इतनी देर में नहीं होती है और फिर उसके बाद ये सब हो गया है, ये सारे चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक लंबा वक्त आपका दिल्ली हाईकोर्ट में रहा है और मैं गवाह हूं क्योंकि मैं बतौर रिपोर्टर जाता रहा था। देखिए, अदालतें जो हैं वो हर केस की सेंसिटिविटी के हिसाब से चलती हैं। अगर अदालत को लगता है कि अगर हमने सर्वे कराना इमीडिएटली ज़रूरी है और सर्वे नहीं कराया तो चीज़ें वहाँ डिस्टर्ब कर दी जा सकती हैं, तो ऑर्डर उसी दिन दिया जाता है। कोई ये नई बात नहीं है। हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट रात के 9 बजे भी जो है टेलीफोन के ऊपर अदालतें होल्ड करता है और एक बेंच के बाद दूसरी बेंच करती है। तो ये कौन सी ऐसी बात हो गई कि उसी दिन एप्लीकेशन गई, उसी दिन सर्वे हो गया? ये कोई पहला केस नहीं है, ना ये आखिरी केस है। हर केस को हर अदालत का अपना रवैया होता है कि वो कितनी जल्दी करती है, कैसे करती है। तो ये कहना कि अदालत में उसी दिन हो गया, उसी दिन सर्वे का ऑर्डर हो गया, ये कोई नई बात हो गई, ये गलत है। दूसरी बात, सर्वे अगर एक दिन पूरा नहीं होता तो सर्वे के लिए टीम दूसरे दिन भी जाती है, तीसरे दिन भी जाती है। ये कहना कि इस सर्वे की टीम एक दिन गई और सर्वे हो गया तो वो दूसरे दिन क्यों गई, ये गलत है। सर्वे जब तक पूरा नहीं हो जाता सर्वे की टीम जाती रहती है। अब सर्वे को ना करने देने के लिए अगर आप भीड़ इकट्ठी करते हैं, भीड़ इकट्ठी करके बाधा डालते हैं, तो बाधा डालने के कारण जो आप कानून का उल्लंघन करते हैं उस पर कार्रवाई होना निश्चित है। तो इस बाकी कौन इन्वॉल्व था कौन नहीं इन्वॉल्व था इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना। अच्छा, एसएन ढींगरा साहब, एक और खास बात, संभल की ये मस्जिद जिसके सर्वे की बात कही गई, कोर्ट की तरफ से जिसके सर्वे की बात कही गई थी, ये एसआई प्रोटेक्टेड भी है। तो क्या एसआई प्रोटेक्टेड किसी मॉन्यूमेंट में इस तरह की इजाजत कितनी बार गए, क्या बार गए, क्या इसको मुद्दा बनाया जा सकता है विरोध के तौर पर, और क्या बनाए जाने का आपको लगता है कि इतिहास कोई रहा है कभी? देखिए, मेरे हिसाब से चाहे एसआई प्रोटेक्टेड हो या ना हो, अगर अदालत ने किसी चीज़, किसी मस्जिद या किसी भी मंदिर या किसी भी स्थान, कोई ये नहीं है कि अदालत सिर्फ मस्जिद मंदिर के ही सर्वे करती है, सर्वे वो किसी भी स्थान का कर सकती है वस्तु स्थिति जानने के लिए। तो अगर अदालत
ये आदेश देती है कि यहाँ वस्तु स्थिति जानने के लिए सर्वे किया जाए, तो वो सर्वे अदालत के आदेश के अनुसार होता है और सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वो सर्वे करने में कोई भी अगर बाधा उत्पन्न करता है तो उसको रोके। तो इसलिए एएसआई प्रोटेक्टेड होना ना होना ये गौण है। मुख्य है कि अदालत ने इसको ठीक समझा कि ये सर्वे होना चाहिए। और जितने लोगों ने इस सर्वे में बाधा डाली है, आपका अनुभव क्या कहता है? बाधा डालना क्या कोई गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाए? क्योंकि अभी तो कोर्ट ने आदेश दिया ही था। देखिए, बाधा डालने के दो तरह के परिणाम हैं। एक, बाधा डालने में अगर आप किसी को मारते हो, पीटते हो, चोट करते हो, हत्या करते हो, तो वो अलग अपराध है। जी, गोलियां चली हैं, 5 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं, जिसमें पुलिस वाले भी हैं। वो अपराध अलग है। और बाधा डालना अपने आप में न्यायालय की अवमानना है, और न्यायालय भी इसमें संज्ञान लेकर के अवमानना का आदेश दे सकता है कि आपने न्यायालय की अवमानना। ठीक है, मैं अश्विनी दुबे जी का रुख करूंगा। मेरे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट से अश्विनी दुबे जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, पिछले कुछ दिनों से संभल के मुद्दे पर राजनीति बहुत गर्मा रही है। खैर, मैं राजनीति की बात आपसे नहीं करने वाला। ये मामला जिस जगह पर अभी है, अदालती कार्रवाई के चरण में, वहां पर अब आप क्या प्रक्रियाएं देखते हैं? क्योंकि इसको लेकर हर कोई स्कोर सेटल करता हुआ ज्यादा दिखाई पड़ता है। नहीं, स्कोर सेटल क्या, आप ऐसे समझिए कि अदालत का एक आदेश है, उस आदेश का पालन होना है, और पालन ना करने देना सिर्फ, और उसके बाद पत्थरबाजी करना, आर्म फोर्सेस, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस पर्सनल है, उनको घायल करना, ये संविधान सम्मत भी नहीं है, कानून का भी उल्लंघन है। नंबर 2, अदालत कब कौन सा इंटरिम ऑर्डर किस परिप्रेक्ष्य में पास करेगी, ये कोर्ट को बैलेंस मेंटेन करते हुए पास करना है, और एग्जीक्यूटिव की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करे। उस समय अदालती प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करना, अदालत को इतनी जल्दी निर्णय नहीं देना चाहिए। भाई, एक हमारे देश में अपीलेट फोरम है, राइट और रॉन्ग, अगर कोई निर्णय अदालत का गलत है तो आपके पास पूरी अथॉरिटी है, लीगल रेमेडी है उसको राइट टू अपील में जाने की। आप राइट टू अपील में ना जाने के बजाय पॉलिटिसाइज तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप जो उस अदालती प्रक्रिया का पालन करने के लिए उस स्थान पर जा रहे हैं, उनका मार्ग भी अवरुद्ध कर रहे हैं, उनको मारपीट भी रहे हैं, उनको पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, और वो जो है उनको सर्वे भी नहीं करने दे रहे हैं। इसको ऐसे समझे, और फिर आप क्या करते हैं, एक एजेंडा ड्रिवन एक्सरसाइज की तरह क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं कि भाई आप तो देश का माहौल खराब कर, देश का माहौल अदालत के ऑर्डर के पालन में कहां से खराब हो जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगाई है, किस बात पर, कि फर्दर ऑर्डर्स पास नहीं होंगे। लेकिन एक बात मैं फिर आपको बताता हूं कि जब किसी भारत के संविधान में हर एक व्यक्ति का अदालत जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, किसी ऑर्डिनेंस के द्वारा, किसी कानून के द्वारा, किसी पार्लियामेंट के किसी भी कानून के द्वारा उस अधिकार को लिया नहीं जा सकता। अगर वो लिया गया है तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है, संविधान की मूल भावना के विपरीत। और वही चीज अगर आप देखेंगे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में लागू होती। क्यों लागू होती, उसके 2 कारण मैं बताता हूं। पहला तो ये कि पिलग्रिमेजेस स्टेट का सब्जेक्ट है, और स्टेट का सब्जेक्ट है तो सेंटर बिना स्टेट की या तो कंसेंट ले, और अपने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में अगर उन कानून कोई पारित करती है जिसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, और ऑल ऑफ ए सडन 1.5 पन्ने का 7 धाराओं का कानून पास हो जाता है, और उसमें एक रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट फिक्स हो जाती है, जबकि कानून में, संविधान में हर एक बार प्रोस्पेक्टिव डेट कानून के पालन के लिए लागू होती है। रेट्रोस्पेक्टिव डेट लागू होने के बाद कहते हैं कि कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्जन छोड़ दीजिए। अब सर्वे के लिए, उसका पता लगाने के लिए अगर अदालत कहती है भाई इसका मूल स्वरूप क्या है, ये हमारे डोमेन में है, हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो रोकना। तीसरा, उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह भी एक प्रावधान है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो होंगे, एएसआई प्रोटेक्टेड जो बिल्डिंग्स होंगी, और जो रिमेन्स एएसआई जो कवर्ड होंगे उस एक्ट से, वहां पर लागू नहीं होगा। और चौथा, एएसआई स्वयं कह रही है कि बिना हमारी मर्जी के लगातार उसमें संशोधन हुए, हम बार बार जाने की कोशिश करते रहे,
हमें रोका गया। तो एक संवैधानिक संस्था, एक अदालत और एक जो अदालती प्रक्रिया का पालन करने जा रहे हैं। और यानी पुलिस कई स्तरों पर इससे पहले कि ये सारा विवाद सामने आता उल्लंघन हो चुके थे। मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं अपने राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अतिक्रमण विरोधी एक कार्रवाई शुरू की गई, बिजली चोरी को लेकर एक कार्रवाई शुरू की गई, उसमें एक बहुत पुराना मंदिर निकल कर आया जिसको चार दीवारी से कवर किया हुआ था। ये पूरा संभल का एरिया, इसका पुराना मैप जो वहां पर मौजूद है अभी, उसमें कई जगह कुओं का जिक्र है, जैसा हमारे साथ शाही साहब कह रहे थे। लेकिन एक कुआं और निकल आया जिसके बारे में डीएम का कहना है कि वहीं के किसी शख्स ने टिप ऑफ दिया कि आप यहां पर जो बंद एरिया है उसको खोद के देखिए, उसमें से निकल रही हैं मूर्तियां। क्या ये मामला अब बड़े लेवल पर जाता आपको दिख रहा है इन चीजों की बरामदगी के बाद? अश्विनी जी, संक्षेप में फिर। बड़ा लेवल तो है ही है, यानी एक आप दूसरे धर्म की आस्थाओं का पालन ना करने देना और उसको रौंदना और उसको छुपाना और फिर सेक्युलरिज्म का ढोल पीटना। तो भाई अब ये जो खुल के आ रहा है तो ये साबित हो रहा है कि जिन लोगों ने वहां पर अतिक्रमण सिर्फ नहीं देख, आपने धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया, आपने सेकुलरिज्म की बत्ती बनाकर फेंक दिया, आपने ये जरा सा भी नहीं कहने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि इसी धर्म में यहीं का संविधान, यहीं का कानून हर किसी को अपने धर्म का पालन करने खैर, का अधिकार है। मुझे लगता है जितना तीखा आप बोल रहे हैं शायद इतना ही तीखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले थे। लेकिन मैं अब अश्विनी शाही जी का रुख करूंगा। अश्विनी जी, अब अगला कदम क्या होगा? मुख्यमंत्री ने अपने समप में यह बात कह दी कि एक भी पत्थरबाज को हम नहीं बख्शेंगे, आप कितना भी विरोध कर लें, चाहे कुछ भी कर लें। मैं इस बात से पूरी तरीके से इसका यकीन रखता हूं कि सरकार और मुख्यमंत्री के पास ऐसे तथ्य और सबूत आ चुके हैं जो शायद अकाट्य हैं, तभी वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। आप कुछ तो हमारे साथ जाहिर कीजिए, वो क्या बातें हैं जिसके चलते मुख्यमंत्री इतना जोर दे रहे हैं मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। राजीव जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी बात कहा, उन्होंने कहा, एक लाइन आपको उस पर ध्यान देने वाली थी कि बगैर साक्ष्य के कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा और जो पकड़ा जा रहा है उसके पीछे साक्ष्य हमारे पास हैं, तभी हम उसको पकड़ रहे हैं। और इन जो है चोरों बदमाशों के पीछे समाजवादी पार्टी खड़ी है। अभी हमारे ये राजनीतिक आरोप है कि या समाजवादी पार्टी का नाम लेने के पीछे आपके पास कोई साक्ष्य है? जी, मैं कह रहा हूं, देखिए, अभी हमारे मयंक भाई यहां बैठे हैं, चाहे अखिलेश यादव जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस तरीके से बचाव में उतरे थे वहां। वर्क साहब जो अपने आप को बाबर की औलाद बताते हैं, वो और वहां के विधायक के बीच में जो लड़ाई हुई, पाकिस्तान की गोलियां वहां मिल रही हैं, घरों में बिजली चोरी किस भयानक तरीके से हो रही थी। भाई, सरकारी संपत्ति नहीं, ये शायद पहली बार है किसी मुख्यमंत्री ने यह कहा हो कि मस्जिद को मिनी सबस्टेशन बना दिया गया। ये उन्होंने कल बोला है। नहीं, तो जब बोला गया है, जब पकड़ा गया है, एक सब स्टेशन का रूप वहां पर मिला है। और अभी अश्विनी जी ने जो कहा कि एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड उस मॉन्यूमेंट को रेलिंग बनाई गई और वहां एएसआई को जाने से रोका गया। और ढींगरा साहब ने जो बात खुलकर नहीं कही, मैं खुलकर कहता हूं कि यहां आतंकियों के लिए जब 3 बजे रात में कोर्ट खुला करती है तो यही हमारे विरोधी खुश होते हैं खुलवाकर, और यहाँ के सर्वे के आदेश पर वो कहते हैं कि कैसे इसका तामील इतना जल्दी कर दिया गया। उसी के बगल के जिले में इन्हीं की सरकार थी और एक मंत्री की भैंस खो गई थी तो पुलिस को लगा दिया। फिर उस समय शर्म नहीं आई कि भैंस खोजवाने के लिए नहीं, मैं मयंक जी को मौका दूंगा जल्दी ही। मयंक जी ये कह रहे हैं कि सारे सबूत हैं। आप कह रहे हैं बर्क साहब का नाम जबरदस्ती घसीटा गया है, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ सबूत हैं। मुझे नहीं पता, अभी इन्होंने जाहिर नहीं किए हैं। मयंक भाई जवाब दें, स्क्रीन पर शाही साहब भी हैं। 2 मिनट में मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। बहुत लंबी चौड़ी कहानियां कही गई और इन्होंने चोर चक्का के जो इनकी पार्टी की पद्धति है, उसी चोर चक्के को समझ के इन्होंने ये सब बातें बोली है। मैं समझ सकता हूं इनकी मनोदशा। योगी आदित्यनाथ, वकील साहब और अश्विनी शाही जी की भाषा करीब करीब बत्ती बना देने तक की बातें करने लगे। इसका मतलब इनकी मनोदशा क्या है, इनके मन में इनको खुद पता होगी कि मानसिक कुंठा होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। जज साहब ने बहुत अच्छी बात की, सेंसिटिविटी क्या थी ये भी कोर्ट को बताना चाहिए था, और नियत और नीति बताती है। क्या पीस कमेटी से बात करके वहां पे सर्वे नहीं कराया जा सकता था? और इनको एक बात और बता दूं मैं आपको,
उस परिवार ने जो जहां पे मंदिर मिला उस परिवार के लोगों का इंटरव्यू आ चुका है। उन्होंने कहा है कि अपनी मर्जी से गए थे और ताला लगा के गए थे, वो मंदिर किसी ने बंद नहीं पूरा किया था। इंटरव्यू बताइए मयंक भाई, पूरा इंटरव्यू सुनिए, बता अरे दीजिए बस। बीच में मत बोलिए आप, पूरा सुनिए, मैं नहीं, मैंने आपको एक बता रहा हूँ। संशोधन किया है, सुनिए, पूरा इंटरव्यू बता दीजिए बस। पूरा इंटरव्यू मैंने सुना है, उसमें कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें जी। किसी ने भगा दिया यहाँ से, ठीक है। उन्होंने कहा जब हमारे रिश्तेदार यहाँ से चले गए उनके तो हम भी चले गए। पुजारियों को भगाया नहीं, गया, नहीं, दीवार खड़ी कर दी गई। बेकार की बात, नहीं झूठ मत बोलिए। रस्तोगी जी ने खुद झूठ कहा मत है। बोलिए। आप लोग भाजपा के प्रवक्ता नेता अक्सर टीवी पे झूठ बोलते हैं और फिर चले जाते हैं, इसका कोई नहीं, साक्ष्य नहीं हो पाता है। हरिश्चंद्र की और पीढ़ी से जो- तो समाजवादी पार्टी आती है खाली। नहीं, हम लोग तो यदुवंशी और परशुराम जी के वंशज हैं, उनको छोड़ दीजिए, आप अपनी बात करिए। हाँ, भाजपा के लोग अपना अपना वो बताएं, हम तो भगवान परशुराम जी, हम तो भगवान परशुराम जी के वंशज हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण के भी चरण नवाता हूं और भगवान परशुराम के आगे भी शीश झुकाता हूं मयंक भाई। लेकिन मैं इस बात के आगे शीश नहीं झुका सकता कि अगर एक मुख्यमंत्री को यह कहना पड़े कि एक कौम एक बिरादरी को लेकर एक अलग राय राजनीतिक दल रखते हैं, बाकी को लेकर अलग रखते हैं, ये भारत देश में अच्छा नहीं होता है मेरे ख्याल से। आगे मयंक भाई समाप्त कीजिए जल्दी। क्या कह रहे थे हमें ये भी पता है। तो सदन में हमने ये लोकसभा में भी योगी आदित्यनाथ जी को सुना है जब वो अपना दर्द बयां कर रहे थे। देखिए, सच्चाई ये है कि कभी भी आप योगी जी के मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के ऊपर बात करते हो। कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में बना, उस पर बात नहीं होती है। इनका सारा फोकस होता है दंगे कराओ, वोट बैंक इकट्ठा करो और सरकार बना लो। अरे मयंक भाई, आउटराइटली रिजेक्ट मत कीजिए चीजों को। मतलब केवल विरोध करना है तो क्या कुछ भी, हमें भी पता है बहुत कुछ कई जगह दिखती हैं चीजें। खैर उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आप लोग शामिल हुए, संभल मामले की हकीकत और उससे जुड़े हुए तथ्य क्या हैं आपने खोलकर रखे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे फिर आप लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन